ठीक है जी, कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा थोड़ा ज्यादा ऊंचा बोलने का भी, तो और अगर एक आध दिन बाद गला खराब हो गया तो माइक पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है ना कोशिश करते हैं। शेयर कैपिटल चैप्टर 1, 2, 5 हमने कहा था कि एक मेन शुरू का आपका ग्रिड एरिया है। 1, 2 और 5 में सबसे छोटा 5 है और सवाल इसमें से काफी ज्यादा है। तो होता ये है कि 1 to 5 वाली ग्रेड कवर करते वक्त आपने जो है ना 5 को अच्छी तरह से अगर कवर कर लेते हैं तो उससे आपको जरा इजी होता है, इसको ग्रिप में लेना आसान है। कुछ ऐसी बातें हैं जो पुरानी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत पुरानी हैं, कुछ आपने अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है। सेशन के स्टार्ट में फिर भी कुछ बातों में डाउट होता है, सेशन एंड तक आप जितना अकाउंटिंग पढ़ चुके हुए हैं आपको काफी सारी बातें आती हैं। ये चैप्टर हमें बताएगा शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल कितनी किस्म का होता है, ऑथराइज और पेड अप शेयर कैपिटल में क्या फर्क होता है, शेयर कैपिटल में अगर कोई चेंज हो रही हो तो वो किस तरह से होती है, चेंज पे अगर कोई एतराज कर रहा हो तो उस एतराज वगैरह का क्या मामला होगा। देन एक खास प्रोसेस है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का और उससे रिलेटेड चेंजेस का। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने पिछली दफा का कमती लॉ पढ़ा हुआ था तो इस दफा हमारे 12 चैप्टर्स के बजाय 10 रह गए हैं। ये 10 किस तरह से बने, एक 12वां चैप्टर होता था वाइंडिंग अप का जो खत्म हो चुका हुआ है, 11 चैप्टर्स में 5 और 6 जो पुराने चैप्टर होते थे, 6 में प्रोस्पेक्टस और उसके रूल्स थे और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के, और 5 था शेयर कैपिटल का। इन्होंने 6 में से प्रोस्पेक्टस के रूल्स खत्म कर दिए और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला पोर्शन उठा के 5 में डाल दिया और थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस का आइडिया डाल दिया। तो वो लोग जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 उतना ही है, प्लस इसमें 6 में से आधा पोर्शन उठा के उन्होंने पेस्ट किया है। तो मोटी मोटी जो चेंजेस आई कि अपने इस दफा ये की थी। बाकी चैप्टर 3 में एक रेगुलेशन थोड़ी सी कम कर दी उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, अदरवाइज कमती लॉ के साथ ना होने के बराबर चेंजेस हुई हैं। तो शेयर कैपिटल ऑब्वियसली कंपनी के जितना भी शेयर कैपिटल वो जो डब्बे में पैसे पड़े हुए हैं वो किसके हैं, किस तरह से हैं, और जिसके पास एक हिस्सा है, हिस्सा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक चीज जो सिलेबस में नहीं है लेकिन एक प्रैक्टिकल शेयर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट, ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहां उसका ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ है कि जी ये 7 बिलियन है डिवाइडेड इनटू 700 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। शेयर सर्टिफिकेट का अपना जाती नंबर दिया हुआ है कि ये जो ये सर्टिफिकेट है इसका सीरियल नंबर फलाना है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट कि एक साहब है जिनका नाम सैयद आतिफ हसन आब्दी है और उनकी डिटेल दी हुई है, गुलबर्ग 3 में रहते हैं, पिंड में रहते हैं, थे पिंड। ये हमारा लाहौर जो है ना वो बहुत सारे गांव से मिलकर बना है, तो आज जो महज़ब इलाके कहलाते हैं उनके कुछ पुराने नाम भी है। तो थे पिंड गुलबर्ग 3 के एक पोर्शन का पुराना नाम है। तो ये भाई साहब जो यहाँ रहते हैं इनका सीरियल नंबर कंपनी के रिकॉर्ड में ये है, मतलब मेरा सीरियल नंबर कंपनी के रिकॉर्ड में ये मेरा सीरियल नंबर है, और मेरे पास शेयर नंबर यहां से लेके शेयर नंबर यहां तक के 500 शेयर्स हैं। यहां उन्होंने इंग्लिश में भी इस तरह की बात लिख दी और कंपनी के 2 डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया। पुराने जमाने में इस पे कंपनी की मोहर लगती थी, अब वो मोहर नहीं लगती। तो ये शेयर सर्टिफिकेट, अगर आपसे कोई पूछे शेयर सर्टिफिकेट पे क्या नजर आ रहा होता है तो आप बता सकते हैं कि कंपनी का नाम, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, बंदे की डिटेल, उसने कितने शेयर लिए हुए हैं, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसके शेयर्स का अपना नंबर क्या है, और कंपनी के कुछ लोगों के साइन वगैरह आ रहे होते हैं। अब सवाल ये कि क्या हमेशा सर्टिफिकेट देख के पता लगेगा कि कोई बंदा शेयर्स का मालिक है? पुराने जमाने में सिर्फ सर्टिफिकेट होता था, जमाना आहिस्ता आहिस्ता आगे गया और ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक शेयर का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जो एक सिस्टम चलाती है जिसको सीडीएस कहते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। लोग जाते हैं इसमें, अपना फिजिकल शेयर इनको देते हैं, ये अपने पास फिजिकल शेयर रख लेते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक शेयर जनरेट कर देते हैं जिसको वो बुक एंट्री शेयर कहते हैं। तो ऐसे में मेरे पास फिर इस तरह का कागज नहीं होगा, मेरे पास एक सिस्टम का लॉगिन होगा, मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल के वहां लिखूंगा तो वहां आ जाएगा कि आपके पास 500 सॉफ्ट में शेयर्स पड़े हैं। मैं वहीं उस वक्त ऑनलाइन शेयर्स को अगर खरीदना बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फॉरेक्स वगैरह की ऐप पे डील करते रहे, तो आपके पास वर्चुअल कुछ चीजें होती हैं, मना है, पाकिस्तान में इलीगल है। आप में से कुछ लोगों ने बिटकॉइंस वगैरह में डील किया होगा, उसमें भी वर्चुअल होता है, वो भी मना है। तो मैं ही जानना चाह रहा था, आवाज आ गई है जनाब, कैमरा नोट किया जाए, एआई बंदे को हाईलाइट करें और जो है ना वो जमा करा दें एफआईए के पास। तो उसमें आपको थोड़ा सा वर्चुअल का आइडिया हो गया होगा कि वर्चुअल, तो शेयर्स भी हमारे वर्चुअली चल सकते हैं। जैसे आजकल चांदी खरीदने का बहुत ज्यादा जोर है, तो चांदी फिजिकली भी खरीदी जा सकती है और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी खरीदी जा सकती है। तो आपको चांदी नहीं मिलती, चांदी फिजिकली कहीं पड़ी हुई होती है और उसका एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके पास होता है कि उधर रखी हुई उस चांदी में आपका इतना हिस्सा है। तो हमारे शेयर सर्टिफिकेट सीडीसी के पास चले गए और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गया कि हमारे पास इतने शेयर्स पड़े हुए हैं बुक एंट्री फॉर्म में। किताब से जब पूछें कि आप शेयर और शेयर सर्टिफिकेट के बारे में क्या बताएंगे, तो किताब ने एक बेसिक सी डिस्कशन की। शेयर इज अ फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी का वर्ड लॉ में एसेट्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो शेयर मूवेबल एसेट की एक किस्म है जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफर। फिर एक अहम बात, शेयर हमेशा फुल पे होना चाहिए जब ये शेयर होल्डर को अलोकेट हो। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होगा जो पुराने जमाने में होता था कि लोग एक शेयर के आधे पैसे दे दिए और बाकी आधे का कहा मैं बाद में दे दूंगा। तो शेयर पार्टली पेड नहीं होना चाहिए, फुली पेड होना चाहिए। हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, याद करें, शेयर नंबर फलाना से शेयर नंबर फलाना तक, तो हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। एक सर्टिफिकेट या तो इशू होगा फिजिकल फॉर्म में अंडर सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर, नहीं तो और इशूड इन बुक एंट्री फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शैल बी द मेन एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ पर्सन टू सच शेयर। मैं शेयर्स का मालिक हूं, या ये फिजिकल कागज बताएगा या उनके सिस्टम में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री बताएगी कि मैं उन शेयर्स का मालिक हूं। उसके बाद किताब बहुत कुछ बताना चाह रही थी लेकिन नहीं बता पाई। इन शेयर सर्टिफिकेट का इशू का मैनर क्या होगा, इन सर्टिफिकेट्स का फॉर्म क्या होगा, इन सर्टिफिकेट से रिलेटेड अदर मैटर्स क्या होंगे, मे बी स्पेसिफाइड, हम बता सकते हैं। उन्होंने बता दी है लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे सिलेबस में नहीं बताए। तो इसका मतलब है कि यहां तक इंफॉर्मेशन में हमें सिर्फ नई बात पता लगी है ऑनलाइन फिजिकल शेयर की। ऑनलाइन को बुक एंट्री शेयर कहते हैं, फिजिकल को सर्टिफिकेट वाला शेयर कहते हैं। और देन शेयर फुली पेड होना चाहिए, पार्टली पेड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये डिस्कशन होती है। किताब एक स्टेप आगे जाती है और आपको वो पुरानी बात जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शेयर कैपिटल दो तरह का होता है, ऑथराइज्ड और इशूड एंड पेड अप। ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट जहां तक आप कभी जा सकते हैं और आप अपने मेमोरेंडम पे भी इसको लिख रहे होते हैं। और देन इशूड, जितना आपने आज की डेट में इशू किया हुआ होता है। आपने इशू किया और अगले बंदे ने भले 45 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, कागज की जो वैल्यू है वही लिखी जाती है। ऑथराइज पे भी वही लिखी हुई होती है फेस वैल्यू, और इशूड पे भी वही लिखी हुई होती है फेस वैल्यू जो कागज के ऊपर लिखी हुई है। अगर मैं आपको बताऊं फुली पेड ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 ईच, आज की डेट में शायद ये 35 रुपए के आसपास का है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या है 10 रुपए। तो कंपनी के रिकॉर्ड में 10 रुपए आ रही होगी। हाँ, अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मार्केट में जो रेट चल रहा होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो फेस वैल्यू इज दैट जो कंपनी के रिकॉर्ड में आ रही है। जब शेयर इशू हुआ था तो ये कितने रुपए का था। इसमें फिर प्रीमियम और डिस्काउंट ये वाली बातें आपने अकाउंटिंग में पढ़ी होंगी, ठीक है, हम उस तरफ नहीं जाते, वो हमारा स्कोप भी नहीं है। ऑथराइज और पेड अप कैपिटल की हमने बात की। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑथराइज और पेड अप कैपिटल का आपको पता लग गया था छठी क्लास में, 8वीं क्लास में पता लग गया था। एफएससी में फिजिक्स पढ़ते हुए समझ आई थी। इसका मतलब अगर आप सीए में ना आए होते तो आपको शायद जिंदगी भर पता ना लगता। लेकिन शेयर कैपिटल का आम लोगों को पता होता है। भाई शेयर कैपिटल क्या होता है जी, कंपनियों के शेयर्स होते हैं। और अक्सर लोगों को पता होता है कि कंपनी की लायबिलिटी उतनी होती है जितने उनके शेयर्स होते हैं। लेकिन ऑथराइज और पेड अप कैपिटल के दरमियान का डिफरेंस टेक्निकल है। इनमें से कंपनी की लायबिलिटी किसमें है, इशूड, पेड अप। जो ऑथराइज है ये तो लायबिलिटी नहीं होती कंपनी की। तो अगर ये 2 करोड़ हो और वो 10 लाख हो तो लायबिलिटी क्या होगी, 10 लाख। अब एक बंदा कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने लगा है और कंपनी से एग्रीमेंट करने से पहले उसने कहा नहीं जरा मुझे दिखाएं आपका शेयर कैपिटल कितना है। कंपनी का ना ये देखो मेमोरेंडम, वहां लिखा था 2 करोड़, एग्रीमेंट हो रहा था 25 लाख का। उसने कहा ठीक है मसले कोई नहीं, 25 लाख का एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि उसको किसी ने बताया था कि कंपनी की लायबिलिटी होती है कंपनी का शेयर कैपिटल। अब उसे नहीं पता था कि ये ऑथराइज शेयर कैपिटल तो कुछ और चीज होती है। कंपनी ने उसे ऑथराइज कैपिटल दिखा दिया, उसके साथ धोखा हो गया। लॉ ये चाहता है कि ये धोखा ना हो, तो लॉ यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता है एडवर्ट्स एंड नोटिस का। जब भी आप किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी प्लेस पे, किसी भी जगह अपना ऑथराइज कैपिटल दिखाएंगे, उतने ही वाज़े हरूफ में, उतने ही जली अल्फाज में, उतना ही बोल्ड करके, उसी तरह के फॉन्ट में, उतने ही इक्वली प्रोमिनेंट तरीके से आप अपना पेड अप कैपिटल भी दिखाएंगे। अगर वो सिर्फ ये कह देते ना कि ऑथराइज के साथ पेड अप कैपिटल भी दिखाओ, तो लोगों ने ऑथराइज पे एक छोटा सा सितारा लगाना था और नीचे एक बहुत ही बारीक लाइन में पेड अप कैपिटल की डिटेल दे देनी थी। तो उन्होंने कहा है कि एक कंपनी अगर अपना ऑथराइज कैपिटल किसी एडवर्टाइजमेंट नोटिस या स्टेटमेंट मेंशन करती है, इट शुड आल्सो मेंशन द अमाउंट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल इन इक्वली कॉन्स्पिशियस लेटर एंड इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन। उतने ही वाज़ेह तरीके से करना है। अगर डिफॉल्ट करेंगे तो लेवल 1 पेनल्टी और इस तरह की चीजें होंगी। तो अभी तक हम लोगों ने 2-3 नई बातें पढ़ी। एक ऑनलाइन शेयर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर भी हो सकता है, फुली पेड होना चाहिए। और तीसरी नई बात यह है कि ऑथराइज और पेड अप कैपिटल दोनों, जहां ऑथराइज दिखाएं वहां पेड अप लाजमी दिखाना होगा। अब जैसे ही आप उसे कागज दिखाएंगे कि हमारा कैपिटल था, वो कहेगा भाई ये पेड अप ये क्या चीज होती है,
इन दोनों में क्या फर्क है? जब वो पूछेगा तो फिर उसे पता लग जाएगा कि जो पेड अप कैपिटल है वो ये चीज है और जो ऑथराइज कैपिटल है वो ये चीज है। शेयर कैपिटल के बारे में भी ये थके नहीं, इन्होंने कहा कुछ और बातें बता दें, और फिर से आपको बता रहे हैं कि शेयर फुली पेड होने चाहिए। कंपनी हमेशा फुली पेड शेयर इशू करेगी। प्रीवियसली पार्टली पेड शेयर अलाउड थे, लेकिन अब इशू नहीं कर सकते। फिर दो तरह की वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू जिसपे शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं, नॉर्मली फेस वैल्यू से ज्यादा होती है, और नॉमिनल वैल्यू जो फेस वैल्यू होती है, वो जो 10 रुपए आ रहा होता है ज्यादातर। क्या फेस वैल्यू 10 रुपए रखना वाजिब है? ये इतनी ज्यादातर होती है, लेकिन लॉ ने पाबंद नहीं किया। आप इससे कम भी कर सकते हैं, आप ज्यादा भी कर सकते हैं कंपनी की सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन फिर आपको ऑथराइज कैपिटल क्लॉज बदलनी पड़ेगी, और बदलने का प्रोसेस हमने देखा हुआ है वो छोटे प्रोसेस से हो जाएगा। तो यहां तक हमें बात समझ आ गई इसकी। अब लॉ एक स्टेप आगे बढ़ता है और वो कहता है कि जो कंपनी का शेयर कैपिटल है ये डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट क्लासेस का हो सकता है। यानी वो कह रहे हैं कि कंपनी का जो भी शेयर कैपिटल है आप उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप कैटेगरी उसको हम कहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। फिर हर काइंड के अंदर फर्दर सब कैटेगरीज हो सकती हैं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। तो एक शेयर कैपिटल की कई काइंड्स हो सकती हैं और हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा एक कंपनी की 4 काइंड्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अल्फा शेयर्स, बीटा शेयर्स। जो मर्जी एक कंपनी को हमेशा इजाजत है कि जितनी मर्जी कैटेगरी के शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन आर्टिकल में फिर हर कैटेगरी के रूल्स बताने पड़ेंगे कि इनकी वोटिंग पावर क्या होगी, इनका क्या रूल होगा, ये किस तरह से चलेंगे। तो एक कंपनी कई काइंड के शेयर कैपिटल रख सकती है और फिर हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लासेस। जैसे प्रेफरेंस के अंदर आपने रिडीमेबल अक्सर देखा होगा, कन्वर्टेबल, या इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज। ऑर्डिनरी में भी इसी तरह से कैटेगरीज हो सकती हैं, वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। बीटा अल्फा कैपिटल में आपने जेड वाई एम एन जो मर्जी कैटेगरी बना दी। अब यहाँ किताब ऑर्डिनरी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स में डिस्कशन करती है, और मेरे सामने जो लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर का फर्क पता है। क्या फर्क है? प्रेफरेंस में फिक्स डिविडेंड होता है, ऑर्डिनरी में फिक्स नहीं होता। अच्छा, और वोटिंग पावर ऑर्डिनरी के पास है, प्रेफरेंस के पास नहीं है। और वाइंडिंग अप में प्रेफरेंस वालों को उनका पूरा पैसा वापस करना होता है, जो बच गया कम है ज्यादा है वो ऑर्डिनरी को मिलेगा। डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो कम जी, प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेट नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब है लॉ ने दो जो बेसिक कैटेगरीज ज्यादा जिसके ऊपर ध्यान दिया वो ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस है। डरपोक इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेंस और जगरे वाले इन्वेस्टर्स के लिए ऑर्डिनरी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑर्डिनरी। जो चाहता है कि बस मैं पैसे लगाऊं, मुझे हर साल उन पैसों पर कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलता रहे, और अगर कंपनी खुदा ना खास्ता बंद हो जाए तो पहले मुझे पैसे मिल जाएं, बाकियों के साथ जो मर्जी हो, तो वो प्रेफरेंस शेयर की तरफ जाएगा। उसको इससे लेना देना नहीं कंपनी क्या चल रही है, कंपनी में कौन डायरेक्टर है, कंपनी में डिसीजंस किस तरह से होते हैं। उसको एक सिक्योर्ड रिटर्न चाहिए और सिक्योर्ड अपना पैसा वापस चाहिए बुरे हालात में। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वो लॉन्ग टर्म चल रहा होता है, उसे वोटिंग पावर चाहिए होती है, वो चाहता है कि मेरी पसंद से डायरेक्टर्स वगैरह हैं, कंपनी की डिसीजन मेकिंग में मैं इन्वॉल्व हूं, और अगर कंपनी कल को बहुत अच्छा चले तो मुझे बहुत अच्छे डिविडेंड्स मिले। कंपनी बहुत अच्छी चली तो भी प्रेफरेंस वालों को फिक्स डिविडेंड मिलेगा, कंपनी बहुत हल्की चलेगी तो भी प्रेफरेंस वालों को फिक्स मिलेगा। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने रिस्क लिया है कि कंपनी अच्छी चलेगी, मुझे अच्छा डिविडेंड मिले। फिर जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो प्रेफरेंस वालों को उनकी असल फेस वैल्यू दी जाएगी, और जो बच गया कम हो या बहुत ज्यादा हो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो जो हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा होता है वो ऑर्डिनरी शेयर की तरफ जाता है, और जो एक सिस्टमैटिक सिंपल रिस्क लेना चाहता है वो प्रेफरेंस की तरफ जाता है। प्रेफरेंस के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, ऑर्डिनरी के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। तो हमारे पास एक टेबल आ जाता है जो पहले वोटिंग पावर, डिविडेंड और वाइंडिंग अप वाली ये बातें बताता है, जो आप लोगों ने बताई 100% वही बातें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ क्लासेस भी हो सकती हैं। प्रेफरेंस की कुछ मशहूर क्लासेस हैं जो आप अकाउंटिंग के सवालों में भी देख लेते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस और नॉन क्यूमुलेटिव। ये क्यूमुलेटिव क्या होता है? अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो ना उसने किसी को भी डिविडेंड नहीं देना, ना ऑर्डिनरी को ना प्रेफरेंस को। अब जब अगला साल आएगा तो प्रेफरेंस वाले कहेंगे हमारा पिछली दफा का मिस हो गया था, वो भी दो, इस दफा वाले भी दो। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो क्यूमुलेटिव है या नहीं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले को पिछले साल का डिविडेंड भी इकट्ठा होकर मिलेगा, और जो नॉन क्यूमुलेटिव होगा उसको सिर्फ इसी साल का डिविडेंड मिलेगा। फिर इसी तरह से रिडीमेबल भी होते हैं। रिडीमेबल मतलब कंपनी दोबारा से वापस भी ले सकती है, और इरिडीमेबल
कंपनी दोबारा से, यानी कि आपने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने आपको शेयर दे दिया। अगर ये रिडीमेबल है तो 2 साल बाद कंपनी ने आपके पैसे आपको वापस किए और आपसे शेयर वापस ले लिया। तो वो रिडीमेबल इरिडीमेबल में इस तरह से नहीं होता, ये ऑर्डिनरी शेयर की तरह हर वक्त आपके पास होते हैं, आप आगे से आगे बेच रहे होते हैं। देन कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर की भी क्लास होती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में कई तरह की क्लासेस हो सकती हैं, मशहूर क्लासेस हैं। ऑर्डिनरी की क्लासेस मशहूर नहीं है। ऑर्डिनरी में यू हैव द राइट कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और इन लोगों की 3/4 मेजोरिटी से जिनके राइट्स चेंज कर रहे हैं, आप इनकी कोई भी क्लास बना सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंट वोटिंग राइट्स। आपके यहाँ ऑर्डिनरी शेयर्स 2 तरह के हैं, ए शेयर्स और बी शेयर्स। ए वालों के पास डबल वोटिंग पावर होगी और बी वालों के पास हाफ वोटिंग पावर होगी। ए वालों को हाफ डिविडेंड मिलेगा, बी वालों को डबल डिविडेंड मिलेगा। अब जिनको वोटिंग पावर ज्यादा चाहिए वो वाला शेयर ले लें, जिनको डिविडेंड ज्यादा चाहिए वो ये वाला शेयर ले लें। और ये सारे राइट्स आपको कहाँ लिखने होंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। तो एक कंपनी कई तरह की केस वो बना सकती है, डिफरेंट वोटिंग राइट्स के, डिस्प्रोपोर्शनेट राइट, पेड अप शेयर्स के। आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा हुआ, वोटिंग पावर 50 की मिली, या 50 का शेयर खरीदा हुआ और 200 की वोटिंग पावर मिल गई। डिस्प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हैं, सिर्फ से वोटिंग राइट भी खत्म कर सकते हैं। एंटाइटलमेंट चेंज कर सकते हैं, तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें राइट मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें बोनस ज्यादा मिलेगा, तुम्हें कम मिलेगा। जिस भी बात पे ये इत्तेफाक कर लें, कंपनी वाइड स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें और इस ग्रुप की 3/4 मेजोरिटी से भी अप्रूवल ले लें, तो वो चीज कानून बन जाएगी। याद रहेगा? अगर नया बना रहे हैं तब तो कोई ग्रुप नहीं होगा जी। अब अगेन अगर नया बना रहे हैं तो फिर पुरानों के राइट्स तो मुतासिर नहीं हुआ है, ये डिपेंड करता है। आप नए वाले को डबल वोटिंग पावर दे रहे हैं तो नए से नहीं पूछना जो पुराना अफेक्ट कौन हो रहा है। पुराना आई के अपने एक तो ऐसा सवाल दिए जिसमें 2-3 कैटेगरीज होती थी शेयर होल्डर्स की, और आप एक कैटेगरी के राइट्स बढ़ा रहे थे, तो उधर हमने जिसके राइट्स बढ़ रहे थे वो ऑफेंड नहीं हो रहे, ऑफेंड वो हो रहे हैं जिनके राइट्स कम हो रहे हैं, कंपैरिजन। तो फिर जिनके राइट्स मुतासिर हो रहे हैं उनकी 3/4 मेजोरिटी से भी पूछा जाएगा कि आप इस चीज के हक में हैं या नहीं। तो इसका मतलब है कि जो आर्टिकल्स की चेंज का प्रोसेस हम उसको दोबारा देखते हैं। इस चैप्टर में आई कैप का इंतहाई हॉट फेवरेट तरीन टॉपिक है वेरिएशन इन शेयर कैपिटल। ये जो एग्जैक्टली स्लाइड पे जो लिखा हुआ है, इस चैप्टर में तकरीबन 80% ऑफ द टाइम्स आई कैप ने यही पूछा है। मैं इसलिए 80% ऑफ द टाइम कह रहा हूं कि पहले चैप्टर अलग होता था और कमेंसमेंट अलग होता था, तो 95% ऑफ द टाइम यही पूछते थे। अब चूंकि वो टॉपिक भी ऐड हो गया है तो कभी कभी आपको उसका सवाल भी नजर आएगा, लेकिन मेजोरिटी इस अकेले सेक्शन का आएगा। रट्टे वाला सवाल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। शेयर कैपिटल राइट्स में अगर चेंज करना क्या तरीका होगा? आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और अगर वेरिएशन अफेक्ट कर रही है किसी खास क्लास को तो वो 3/4 मेजोरिटी ऑफ दैट क्लास से भी अप्रूव करवाना पड़ेगा। ये बात तो पुरानी थी। नई बात यह है कि यहां लोग चैलेंज कर सकते हैं वेरिएशन को। अगर कोई से 10% लोग उठ के अदालत चले जाएं और अदालत जाके कहें कि जी हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है, ये हमें धोखे में रखा गया, 2 में से कोई एक बात साबित करनी होगी। या वो साबित कर दें कि कंपनी ने हमें काम की बातें बताई नहीं थी, हमें वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही नहीं बताए जो जानने जरूरी थे हमारे लिए डिसीजन लेते वक्त, कंपनी ने विथहोल्ड कर लिए थे। या वो ये साबित करते हैं कि इस चेंज से हमारा नुकसान हो रहा है, हमें तकलीफ पहुंच रही है। तो इन 2 में से कोई एक बात साबित करनी होती है। कंपनी विथहेल्ड सर्टेन फैक्ट्स दैट कुड लीड टुवर्ड्स नॉन पासिंग, अगर हमें पता होता तो हम नॉन पासिंग की तरफ जाते। या चेंज इज प्रेजुडिशियल, हार्मफुल है हमारे इंटरेस्ट के लिए। इनमें से कोई भी एक बात साबित करते हैं 10% लोग 30 डेज में अदालत जाके, तो अदालत इस फैसले को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर उसे इनमें से कोई बात कन्विंस हो जाए। अदालत का डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा और उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी, और ये अदालत का फैसला रजिस्ट्रार को भी 15 दिन में जमा करा दिया जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस आई कैप ने कई दफा पूछा और कई दफा सिचुएशन बना के, और कई दफा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको पूछ रहा होता है। तो आर्टिकल में चेंज, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस 3/4 मेजोरिटी ऑफ दैट क्लास, एंड उस क्लास के कोई से 10% लोग इन 2 में से किसी एक रीजन पे अदालत जाके पूरा फैसला या सिलेक्टेड फैसला खत्म करवा सकते हैं। यहां पे मैं जरूर रुकूंगा। इस सेक्शन में कोई सवाल है तो बताएं, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? जी, अफेक्टेड क्लास वो हैं जो इस डिसीजन से मुतासिर हो रहे हैं। जब भी हमें आई कैप सिचुएशन देगा तो हमें साफ पता लग जाएगा कि इस डिसीजन से खुश कौन हो रहे हैं, इस डिसीजन से परेशान कौन है। अफेक्टेड वो हैं जो उस डिसीजन से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। उस क्लास के 10% लोगों की बात हो रही है कि उनमें से कोई से 10%, एक अकेला बंदा भी हो सकता है, 3-4 लोग मिलके भी जा सकते हैं, और हो सकता है ये जिन्होंने रेजोल्यूशन पास की थी हो सकता है उनमें से भी हो, इनमें
उस पूरी क्लास के कोई से 10% लोग अगर शिकायत कर दें तो अदालत में मुद्दा जा सकता है। फिर इन दो में से कोई एक बात साबित कर दें तो अदालत नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। जी जी, अब ये जो डिफरेंट वैल्यूज बनाए टाइप्स बताएंगे तो क्या इनकी फेस वैल्यू भी फर्क कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। अगर करें तो फिर आपको ऑथराइज कैपिटल के नीचे भी अलग अलग कैटेगरीज बतानी होंगी और पेड अप के नीचे भी अलग अलग कैटेगरीज बतानी होंगी। तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये फेस वैल्यू के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो इससे अगले सेक्शन में दिया हुआ है। यहां तक बात समझ आ रही है? आखिरी सवाल लेते हैं जी। सर जिस तरह से ये कंपनी के अंदर 10% लोग चले जाते हैं अदालत, पहले उन लोगों कंपनी के 10% नहीं, उस क्लास के 10%। ठीक है, क्लास के पहले उनको 1 साल तक फायदा हो रहा था, वो फायदा उन्होंने लिया, लेकिन जब नुकसान होना शुरू हुआ तो अदालत वेरी गुड। इन्होंने कहा साल तक उन्होंने फायदा लिया और नुकसान होना शुरू हुआ तो अदालत चले गए, इसीलिए 30 दिन लिखा हुआ है। रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर अगर उन्हें समझ आ जाए कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ हो गई है। जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि आपने एडमिशन लिया, अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत एडमिशन ले लिया, जज्बाती फैसला था या आपको टीचर की नहीं समझ आ रही, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर जाके एडमिशन खत्म करवा लें। एक बच्चा आखिरी दिन जाए क्लासेस के, कहे हाँ समझ नहीं आ रही कुछ, तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये तो गलत बात है। तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन शुरू में दे दिया, लेकिन अगर साल गुजरने के बाद वो सोचें तो ये ऑप्शन नहीं है, एक और ऑप्शन है जो यहाँ नहीं है। यहां तक सारी बात समझ आ रही है? ऑथराइज कैपिटल में चेंज, अजीब सी एक डायग्राम सामने बनी हुई है लेकिन हमारा टाइम बचाएगी। ये जो येलो में लिखा हुआ फर्ज करें ये ओरिजिनल ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज थी। एक कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल था 10 मिलियन, 10 रुपए के शेयर्स में 1 मिलियन शेयर्स में तकसीम हुआ था। समझ रहे हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज बदलेगी, याद है मैंने कहा था 3 बातें बतानी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, फेस वैल्यू कितनी और, ठीक है। अब लिखा हुआ तो सब है लेकिन मेरे साथ साथ चलना है। ऑथराइज कैपिटल अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, ब्लू कलर से 10 मिलियन ऑथराइज कैपिटल, हम सोचते हैं कि काम करते हैं इसको इंक्रीज कर देते हैं, हमने इसको इंक्रीज करके कर दिया 12 मिलियन। तो फेस वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फेस वैल्यू वही 10 है, लेकिन आपको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा के 1.2 मिलियन करने पड़ेंगे। असल में ये ऑथराइज है, ये भी लोगों ने लिए नहीं है, ये सिर्फ कागज पे दिखाए जा रहे हैं। तो अगर आप अपने इसको इंक्रीज करते हैं ऑथराइज कैपिटल को, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, कीपिंग द फेस वैल्यू कांस्टेंट। दूसरी चेंज क्या हो सकती है? आप ऑथराइज कैपिटल को कम कर सकते हैं। मैं 10 मिलियन को कम करके 6 पे लेके आ रहा हूं। मैं ऑथराइज कैपिटल कितना नीचे ले जा सकता हूं? जितना पेड अप, फर्ज करें पेड अप 4 मिलियन पे खड़ा हुआ है तो हम 4 मिलियन तक जा सकते हैं। इसका मतलब है मैंने ऊपर के इजाफी शेयर कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिलेशन बोलते हैं। ऑथराइज कैपिटल कैंसिल हो गया। जब मैंने 10 मिलियन को 6 मिलियन किया तो फिर मेरे नंबर ऑफ शेयर्स 1 मिलियन से 600,000 हो जाएंगे, कीपिंग दिस कांस्टेंट। तो 2 चेंजेस हो गई जो आप टोटल के साथ कर सकते हैं, टोटल इंक्रीज कर सकते हैं, टोटल डिक्रीज कर सकते हैं। इसका हमेशा इंपैक्ट आएगा नंबर ऑफ शेयर्स पे, याद रहेगी ये बात। अगली 2 तरह की चेंजेस आप फेस वैल्यू के साथ कर सकते हैं। आप इस फेस वैल्यू को बढ़ाना चाहें या इस फेस वैल्यू को कम करना चाहें, आप कर सकते हैं। फेस वैल्यू फर्ज करें मैंने 10-10 के 2 शेयर जोड़ के और 20 रुपए फेस वैल्यू कर दी, कीपिंग दिस कांस्टेंट। 10 मिलियन था, कांस्टेंट रख रहा हूं, इंपैक्ट कहां आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स पे। यानी ये 2 चीजें हैं, इनमें से कोई एक चेंज होगी। जब एक चेंज होगी तो दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और जितना भी रिजल्टिंग इंपैक्ट है वो नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो अब ये 20 रुपए का शेयर, टोटल कैपिटल तो उतना ही है 10 मिलियन, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 5 लाख हो गए। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। आपने शेयर्स जोड़ दिए, शेयर की वैल्यू बढ़ा दी। तो 10 रुपए जो नॉर्मली होता था आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप इसको कम भी कर सकते हैं। 10 रुपए को मैंने 200 में तोड़ दिया, 5-5 रुपए का शेयर बना दिए। 10 मिलियन उसी तरह से ये कांस्टेंट। इंपैक्ट कहां आया? यहां। तो आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। इन 4 में से कुछ भी करेंगे तो वो जो लाइन लिखी हुई थी क्लॉज ऑथराइज शेयर कैपिटल की, वो बदल गई। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज करने के लिए छोटा प्रोसेस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, रजिस्ट्रार को जमा कराएं। तो पेपर ने एक दफा इस तरह से भी पूछ लिया था कि कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल को यूं पहले बदला, फिर ये किया, फिर ये किया, अब बताओ इस वक्त कितना कैपिटल और क्या हिसाब किताब है। को बहुत मुश्किल मैथ नहीं होती, लेकिन आपको कहानी अगर समझ आई हुई हो तो इस पोर्शन से एक छोटा सा हल्का सा न्यूमेरिकल टाइप एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर आईके बहुत मूड में हुआ
एक जमाने में उसके पास 100 नंबर होते थे तो ज्यादा खेलने का मार्जिन आ गया था। अब 50 नंबर के बाद शायद उतना खेलने का मार्जिन नहीं रहा उनके पास, खासतौर पे जब इस चैप्टर में कुछ और चीजें भी ऐड हो गई हैं। एक दफा इसकी इंग्लिश देखते हैं और फिर उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस और कमिटमेंट की दुनिया में एंटर होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल मे alter capital clause of memorandum by passing special resolution to increase share capital, cancel that part of authorized capital जो अभी तक पे नहीं हुआ, consolidate shares into larger amount, subdivide shares into smaller amount। कंपनी रेजोल्यूशन पास करेगी और अल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी रजिस्ट्रार को दे देगी और रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेगा। जो नए शेयर कंपनी इशू करेगी कंसोलिडेशन या सब डिवीजन की वजह से उनका रैंक और पुराने वालों का रैंक इक्वल होगा, यानी कि इन 5 लाख शेयर्स के पास वही पावर होगी जो ये 10 लाख शेयर्स वालों के पास थी। इन 2 मिलियन शेयर्स वालों के पास वही पावर होगी जो कि 1 मिलियन शेयर्स के पास होती थी। फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनकी फेस वैल्यू कम ज्यादा हुई है। कंपनी तो पहले भी ऐसा कहती थी ना कि हम डिविडेंड देंगे, फर्स्ट करें 30%। तो अगर 30% कंपनी ने डिविडेंड देना था, 10 रुपए पे 30% कितना होता है? 3 इंटू 1 मिलियन, 3 मिलियन बन जाना था। अब फर्ज करें 5 रुपए का 30%, 1.5 को मल्टीप्लाई करें 2 मिलियन से, 3 मिलियन आ गया। इसी तरह से अगर 20 रुपए का 30%, 6 रुपए मल्टीप्लाई पर 5 लाख, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपके वो राइट जो पहले थे और जो राइट्स बाद में वो बराबर हो जाए। तो ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड डिस्कशन थी। कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब कोई खास इंपैक्ट नहीं है तो उसको करने का फायदा क्या? कई दफा आप मार्केट से बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक जमाना था यूनिलीवर का शेयर मार्केट में 7,000 रुपए का चल रहा था और फेस वैल्यू थी उनकी 10 रुपए। उस टाइम पे पर उन्होंने अपनी फेस वैल्यू को 1,000 किया था ताकि थोड़ा सा करस्पॉन्ड करे मार्केट की हैपनिंग के साथ। और फिर जिन्होंने शेयर बढ़ाया और उस वक्त इनके बायबैक का जिक्र हुआ तो उसका एक शेयर 15,000 रुपए पे भी चला गया था। पाकिस्तान का एक बड़ा महंगा बायबैक कहा जाता है कि 15,000 रुपए का एक शेयर खरीदा था, कंपनी ने खुद खरीदा था शेयर होल्डर से। वो कहानी लंबी है, यहां रेलेवेंट नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अब यहां पे थोड़ी सी बात प्रोस्पेक्टस और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर एक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी ने अपने आप को ग्रो करना है और उसको लोगों से पैसा चाहिए, पैसे के ना 3 सोर्सेज होते हैं। या तो आप अपने शेयर होल्डर्स का पैसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या आप लोन वगैरह ले लेते हैं। तीसरा तरीका होता है आप जनरल पब्लिक को आवाज देते हैं कि आओ और हमें पैसे दो। अब जनरल पब्लिक से लोन भी मांगा जा सकता है, जनरल पब्लिक को शेयर्स की मद में भी इन्वेस्टमेंट करवाई जा सकती है। यानी आप डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं और शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली कब होता है ऐसा? जब आपकी कंपनी चलते चलते आपको एक प्रोजेक्ट नजर आता है, कंपनी चल रही है 3 करोड़ से, आपको एक प्रोजेक्ट नजर आया, प्रोजेक्ट ऐसा है कि अगर इस वक्त 5 करोड़ लगा दिया तो कंपनी को 15 करोड़ का फायदा हो जाएगा। पैसे होते नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो अवाम को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, लोगों से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, लोगों को शेयर होल्डर बनाते हैं, उनका पैसा प्रोजेक्ट में लगाते हैं और प्रोजेक्ट में लगने से सारी कंपनी को फायदा होता है। तो एग्जिस्टिंग वालों को भी बेनिफिट मिल जाता है और नए आने वालों को भी बेनिफिट मिल जाता है। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक कंपनी इसलिए इशू करती है कि जनरल पब्लिक को कहती है आओ हमारे शेयर्स या डिबेंचर खरीदो। कंपनी के बारे में इसमें डिटेल आ रही होती है, कंपनी की पोजीशन, कंपनी के रिस्क वगैरह। पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो मुमकिन है इन्वेस्टर, उनको हेल्प मिल जाती है कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगेन प्रोस्पेक्टस पब्लिश होने से पहले आपने एक साइन कॉपी इसकी रजिस्ट्रार को जमा करानी होती है ताकि वो देख ले कि इसमें कुछ गलत बात तो नहीं। और अगर आप ये बात सही से नहीं मानेंगे तो यहाँ आपको लेवल 2 की पेनल्टी पड़ सकती है। तो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो है वो हमारी किताब ने सिर्फ हल्का सा हमें एक आइडिया दिया, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गए। पहले प्रोस्पेक्टस नाम का पूरा चैप्टर होता था, तो बस इतना ही सा आइडिया देना चाहते थे। तो यहाँ हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो प्राइवेट कंपनी है वो जिस दिन पैदा हुई है, जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, उसी दिन वो अपना काम शुरू कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हाँ, अगर कंपनी शुरू में प्राइवेट थी, बिजनेस शुरू हो गया, कुछ अरसे बाद वो पब्लिक बन गई, उसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट उसी पब्लिक कंपनी को चाहिए जो पहले दिन से ही पब्लिक है। इसमें गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल को भी चाहिए होता है, लेकिन मेनली हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं कि पब्लिक को एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों चाहिए पब्लिक को एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट? सीधी सी बात है कि प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, 5-6 लोगों ने मिलकर पैसे डाले हुए हैं, कहानी शुरू हुई, चल पड़ी।
पब्लिक कंपनी हो सकता है आते साथ ही इसने प्रोस्पेक्टस इशू किया हो और इसने सैकड़ों हजारों लोगों से पैसा पकड़ा हो। जब इतने सारे लोगों से पैसा पकड़ा हो और अभी उन पैसों की हैंडलिंग सही ना हुई भी हो और ये अपना काम शाम शुरू कर दें और बीच में कोई धोखा करके फ्रॉड करके निकल जाएं तो कौन पकड़ेगा? तो लॉ ने इन कंपनियों पे पाबंदी लगाई हुई है कि आप अपना बिजनेस कमेंस ही नहीं कर सकते जब तक आप हमारी 5-6 शर्तें ना मान लें। पब्लिक कंपनी बगैर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के उसको लोन भी कोई नहीं देगा। लोन लेने के लिए, बोरोइंग पावर एक्सरसाइज करने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहिए। नंबर 2, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो कर लें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजनल होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। और जिन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है वो समझते हैं कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसमें लीगैलिटी हो। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो लीगली वैलिड नहीं होगा, तो थर्ड पर्सन जो है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कहेगा नहीं भाई पहले मेरे साथ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट करो। तो 2 प्रॉब्लम है, आपका कॉन्ट्रैक्ट टेंटेटिव होगा और जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक बाइंडिंग नहीं होगा, और नंबर 2 आप बोरोइंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कभी भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाकी कंपनियों को एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने उस डेट से पहले किया वो प्रोविजनल होगा और बाइंडिंग नहीं होगा। ये सेक्शन उस पब्लिक कंपनी पे नहीं अप्लाई होगा जो प्राइवेट से कन्वर्ट होके पब्लिक में। तो जो पहले दिन से पब्लिक है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, उसको चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब सवाल ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए 5 अहम शर्तें हैं, वो पूरी होने पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। हुआ क्या है, आपने लोगों को आते साथ ही कहा हमारी बड़ी जबरदस्त कंपनी, आओ हमारे पास इन्वेस्ट करो। पता ही लगा कि अपने डायरेक्टर्स ने तो पैसे पूरे दिए नहीं अपने हिस्से के और आप आवाम से पैसे मांग रहे हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि हमारे जो डायरेक्टर्स ने कहा था हम पैसे लेंगे, पैसे देंगे, शेयर लेंगे, उन्होंने तो अपने पैसे पूरे दिए हुए। फिर आपने जो अवाम से पैसे लिए उनमें से क्या होता है, कई दफा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है। इसका क्या मतलब है, आपको 5 करोड़ चाहिए था, लोगों की तरफ से 7 करोड़ की एप्लीकेशंस आ गई, फिर आप बैलेटिंग करते हैं और जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं उनका पैसा उन्हें वापस कर देते हैं। अब आपने 7 करोड़ पकड़ा हुआ है और आप अपना कारोबार करी जा रहे हैं और बेचारे कह रहे हैं कि यार हमें रिजेक्ट कर दिया, पैसे तो वापस कर दो। तो इसका मतलब उनके पैसे भी वापस करना जरूरी है। देन आपने तय किया होता है कि कम से कम इतना कैश में हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगी तो हम काम शुरू करेंगे, उतना कम से कम कैश में भी मिलना जरूरी है। फिर कंपनी के बड़े डिक्लेरेशन भी दें कि हमने तमाम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है, और देन वो जो रजिस्ट्रार को आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, प्रोस्पेक्टस वगैरह, आपने वो भी जमा करा दिया हो। समटाइम एक कंपनी आते साथ ही अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती तो भी उसको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, हम इसको शॉर्ट में सैलॉप बोलते हैं। तो 5 शर्तें हो गई। डायरेक्टर्स के पैसे आ गए, कंपनी के पास किसी के पैसे वाजिब अदा नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैश में पूरी हो चुकी हुई है, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह ने, कंपनी के बड़ों ने डिक्लेरेशन दे दी है कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, प्रोस्पेक्टस या सैलॉप जमा हो चुका हुआ है। ये 5 शर्तें। शेयर्स हैव बीन अलॉटेड इन कैश नॉट लेस देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। Every director has paid to company in cash full amount on each of the shares taken or contracted to be taken। रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 6 या 5 बातें आईकेप कई दफा पूछ चुका है। No money is or may become liable to be repaid to applicants for any share which have been offered for subscription। आपके पास शायद इसके अल्फाज थोड़े से और ज्यादा साफ करके आ रहे हो, लोगों के पैसे आपके पास वाजिब अदा नहीं है। रजिस्ट्रार को आपने ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव और वन ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी इन बड़ों ने जमा करा दिए कि हमने कंडीशन फुलफिल कर ली हैं, और या आपने प्रोस्पेक्टस जमा करा दिए या सैलॉप जमा करा दिए। ये 5 बातें, ये 5 बातों पे आप देखिए नंबर जरा बोल्ड हुए हुए हैं। ये बेचारा मध्यम सा है, क्योंकि इस सेक्शन का सवाल 2 तरह से आता है। एक सवाल ये आता है कि बताओ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की क्या शर्तें हैं हासिल करने की। आप कहेंगे ये 5 बातें पूरी हो जानी चाहिए। सवाल अगर यूं आए कि बताओ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप कहें जब ये 5 बातें पूरी हो जाएं एंड रजिस्ट्रार हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगर सवाल पूछा जाए ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो 5 बातें। और सवाल पूछे कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शर्तें क्या है, तो ये 6 की 6। ये बात याद रहेगी। रजिस्ट्रार इंक्वायरीज करके देखने के बाद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको रजिस्टर कर लेगा और आपकी रजिस्ट्रेशन कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि आपने उनकी सारी बातें फुलफिल की हैं। इन 6 बातों में कंफ्यूजन अभी इस वक्त है कि सैलॉप क्या चीज है और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है। तो किताब ने दरिया दिली दिखाते हुए दोनों चीजों को डिफाइन भी कर दिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं उतने पैसे जो आपने आर्टिकल्स में लिखे हो कि ये कैश में हमें मिलना बड़ा जरूरी है। अगर एक प्रोजेक्ट है और एक प्रोजेक्ट इस तरह का है जिसमें आपको
ये 5 करोड़ चाहिए, क्यों चाहिए? आपने 3 करोड़ की जमीन लेनी है, उसके बाद उसकी कमर्शलाइजेशन के स्टेप्स में जाना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 करोड़ उसके ऊपर खर्च होगा साल के ऊपर। तो आपको आज डे 1 पे फौरन से कितने पैसे चाहिए? 3 करोड़। और टोटल पैसे कितने चाहिए? 5। अब आपने 5 के लिए लोगों से कहा कि आओ और अब हमें एप्लीकेशन दे दो। कुछ लोगों ने कैश में एप्लीकेशन दी कि हमसे कैश में ले लो, और कुछ ने इन काइंड दी। इन काइंड क्या होता है? अदर देन कैश, कोई चीज वगैरह। एक ने कहा यार मेरा प्लॉट है, ये ले लो 30 लाख का है। एक ने कहा मेरी गाड़ी ले लो 10 लाख की है, 12 लाख की है। तो ऐसा ना हो कि आपको 5 करोड़ सारा का सारा इस तरह की चीजों में मिल जाए। हमें फौरी कैश चाहिए 3 करोड़, तो हम लिख देंगे अपने आर्टिकल में कि हमें 3 करोड़ कम से कम कैश मिलेगा तो हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, वरना नहीं। तो रूल ये है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको कैश में मिल चुकी हो तो फिर आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आपको कम से कम कैश में चाहिए थी, अगर उतनी भी नहीं आई, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को खत्म कर दें, लोगों का पैसा वापस कर दें। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है? उन्होंने कहा द अमाउंट इफ एनी फिक्स बाय मेमोरेंडम या आर्टिकल अपॉन विच डायरेक्टर में प्रोसीड टू। वो मिनिमम अमाउंट जो आप आर्टिकल में लिख देते हैं या मेमोरेंडम में लिख देते हैं, जिसके बाद आप अपनी अलॉटमेंट कर सकते हैं। इफ नो अमाउंट इज फिक्स्ड, कुछ फिक्स नहीं किया, तो जितना कैश में आ जाए मान लो वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। ये बात डेफिनेशन में थोड़ा सा पेचीदा तरीके से लिखी है। डेफिनेशन है, अगर ये नॉर्मल रूल होता तो इसके अल्फाज बदल देता। डेफिनेशन में हम एहतियात करते हैं, हम किताब की वर्डिंग यूज करते हैं। इफ नो अमाउंट इज फिक्स्ड, द होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अदर देन दैट टू बी इशूड नॉट फॉर कैश इज। होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, वो सारा शेयर कैपिटल, अदर देन दैट, उसके अलावा, इशूड नॉट फॉर कैश, वो सारा कैपिटल जो आपको उसके अलावा मिला जो नॉट फॉर कैश था। तो जो नॉट फॉर कैश के अलावा मिला वो क्या था? फॉर कैश। तो सीधा सीधा लिख देते द होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव्ड इन कैश। लेकिन डेफिनेशन है, तो मतलब आपको समझ आ गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो आर्टिकल्स में लिखी हुई है, और अगर कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई तो जितना कैश में आ गया मान लें आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई है। फिर इन 2 डॉक्यूमेंट पे बहस है, प्रोस्पेक्टस कब जमा कराएं और साइलॉप कब जमा कराएं। अगर आप जनरल पब्लिक को बुला रहे हैं या आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आप हमेशा प्रोस्पेक्टस की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक को नहीं बुला रहे, कंपनी शुरू हुई और चंद यार दोस्तों ने पैसे डाल दिए, अब रजिस्ट्रार को क्या जमा कराएं? फिर उस वक्त प्रोस्पेक्टस नहीं जमा कराएंगे, प्रोस्पेक्टस से मिलती जुलती एक चीज जमा कराएंगे जिसको हम कहते हैं साइलॉप, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। मिलते जुलते कंटेंट्स होते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस एक इश्तिहार होता है कि आओ शेयर्स खरीदो, और साइलॉप सिर्फ एक खबर होती है जो आप रजिस्ट्रार को खामोशी से जमा करा देते हैं कि ये चंद लोग हैं हमारी कंपनी के बुनियादी मेंबर्स। तीसरा एक हाइब्रिड केस होता है, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था और लोगों से कहा था हम लिस्ट होने जा रहे हैं, आओ आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो लिस्टेड कंपनी के मिलेंगे, लेकिन आपको रिफ्यूज कर दिया सीसीपी ने, स्टॉक एक्सचेंज ने, हम आपको नहीं लिस्ट कर रहे, और पैसा किस नाम पे पकड़ा आपने? लिस्टिंग कंपनी। तो फिर आप एक तो सारे पैसे वापस कर देंगे और खामोशी से साइलॉप जमा करा देंगे। तो प्रोस्पेक्टस कौन जमा कराता है? जिसने पब्लिक इशू किया है या जो लिस्टेड कंपनी है जिसका प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया। साइलॉप कौन जमा कराता है? जिसने पब्लिक इशू नहीं किया। अगेन प्राइवेट की बात नहीं हो रही है, पब्लिक की ही कैटेगरीज की बात हो रही है। वो पब्लिक जो आते साथ ही जनरल पब्लिक के पास जाएगी वो प्रोस्पेक्टस जमा कराएगी, जो जनरल पब्लिक के पास नहीं जाएगी साइलॉप। जो जनरल पब्लिक के पास गई और नाकाम होकर वापस आ गई वो भी साइलॉप जमा कराएगी और लोगों को पैसे वापस कर देगी। तो प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक ही सूरत में जमा होगा जब आपने जनरल पब्लिक को इनवाइट किया है या आपकी कंपनी लिस्टेड है और आपने उस तरह से चीजों को देखा है। क्या ये कहानी समझ आ रही है? Yes. यहाँ पे अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं।